नमस्कार। जब भी कोई आम व्यक्ति अपना घर बेचता है तो उसे कैपिटल गेन्स हो सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत कैपिटल गेन्स क्या है, इस पर कितना टैक्स देना होगा, क्या टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, चलिए आज के विषय में बातचीत करते हैं। मैं हूं अमित अरोड़ा और इस विषय पर बातचीत के लिए मेरे साथ कार्यक्रम में युवा साथी जुड़ रहे हैं। आप सभी का अभिनंदन। सबसे पहले मैं जया आपसे पूछना चाहूंगा कि कैपिटल गेन्स क्या होता है। सर बेसिकली कैपिटल गेन्स हमें किसी भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से होते हैं। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि कैपिटल एसेट क्या होते हैं। कैपिटल एसेट मेनली लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं अपने पास, जैसे कि हाउस हो गया, शेयर्स हो गए। दे आर नॉट फॉर द 1 ईयर, दे होल्ड फॉर लॉन्गर देन 1 ईयर। बेसिकली आज जो भी हम बात करने वाले हैं वो हम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के कंटेक्स्ट में बात करने वाले हैं, जो खुद में एक कैपिटल एसेट है। जो जब भी हम रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे उससे जो भी हमें फायदा होगा, तो अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट वी हैव टू गिव टैक्स ऑन दैट गेन। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 इनकम टैक्स एक्ट का कहता है कि कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन। तो उजाला, कैपिटल एसेट के दायरे में क्या आता है, क्या नहीं आता है इनकम टैक्स के लिहाज से? सर, अगर हम सेक्शन 2 क्लॉज 14 देखें इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, तो वो कहता है इट मींस एनी प्रॉपर्टी। तो कोई भी प्रॉपर्टी हो, हाउस प्रॉपर्टी हो गई, हमारे लैंड, हमारा बिल्डिंग, ये सारी हमारी कैपिटल एसेट है। लेकिन इसमें हमारा डाउट आ जाता है, क्या हमारी पर्सनल एसेट जैसे हमारा घर का टीवी, हमारे कार, क्या ये सब भी कैपिटल एसेट है या नहीं? तो उस केस में हमें डेफिनेशन को थॉरो रीड करना पड़ेगा, जिसमें लास्ट में कहा गया है जो पर्सनल इफेक्ट के आइटम है जैसे टीवी, कार, मोबाइल, वो इस डेफिनेशन से एक्सक्लूडेड है। जी ईशान, जब हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसमें कैपिटल गेन क्यों बनता है? तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की जब भी बात होती है कैपिटल गेन इसलिए बनता है क्योंकि हमने इनिशियली एक घर जब भी हम अपना खरीदते हैं तो जब उसे बेचते हैं तो बहुत समय हो जाता है और इतने समय में सरकार जो सर्कल रेट होता है इन घरों का वो बदल देता है, तो सबको कुछ ना कुछ इंक्रीमेंटल प्रॉफिट होता है जो वो ज्यादा पे बेचते हैं। तो इसलिए उस पर थोड़ा बहुत टैक्स लेती है सरकार हमसे कि जो वो हमारा फायदा हुआ है, जो भी थोड़ा बहुत फायदा हो उस पर हमारे पे सरकार टैक्स करती है। जी प्रखर, कैपिटल गेन्स में हम कई बार सुनते हैं कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कई बार हम सुनते हैं ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो ये कैसे तय होता है? सर देखिए, कैपिटल गेन्स और एसेट्स के मामले में हमेशा अवधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ड्यूरेशन ऑफ यू कैन से पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एन एसेट। तो ये पीरियड ऑफ होल्डिंग इनकम टैक्स एक्ट के तहत, जैसे कि हमें स्लाइड पर दिख रहा है, अलग अलग एसेट के लिए अलग अलग होल्डिंग पीरियड है। जैसे कि अगर आपने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं या फिर जीरो कूपन बॉन्ड है, तो उसको अगर 1 साल से ऊपर होल्ड करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई हो जाएगा, और अगर 1 साल से कम होल्ड करेंगे तो शॉर्ट टर्म में हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की, तो वो कवर होता है हमारा दूसरे पार्ट में, जो कि है इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि उसको यदि हम 2 साल से ऊपर होल्ड करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई होगा, और 2 साल से कम या 2 साल तक होल्ड करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्लासिफाई होगा। यानी जो हम आज उदाहरण ले रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का, वो दूसरी कैटेगरी 2 साल वाली कैटेगरी में आएगा। यानी प्रखर, अगर कोई इंडिविजुअल एसएससी अपना घर 2 साल से ऊपर अपने पास उसने रखा है तो जो कैपिटल गेन उसको होंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में आएंगे। जी सर। उजाला, इसमें जो तीसरी कैटेगरी है अदर एसेट, जहां पर अवधि 3 साल की है, इसमें कौन कौन से कैपिटल एसेट्स आते हैं? सर, जैसे हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर हम शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी और जीरो कूपन बॉन्ड्स इनको हटा दें तो इसके अलावा जो भी अदर प्रॉपर्टी है वो हमारी अदर एसेट में आ जाएगी। अगर जैसे हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, कार अगर हम पर्सनल इफेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन वही कार जब हम बिजनेस प्रोफेशन में यूज करेंगे तो वो हमारी कैपिटल एसेट है, जिसको अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल गेन लगेगा। और वो अगर 3 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और उससे कम है तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ईशान,
अब हमने जान लिया कि कैपिटल एसेट क्या है, कैपिटल गेन क्यों लगता है। तो अब ये बताइए कि कंप्यूट कैसे किया जाए कैपिटल गेन को। सर इसके लिए हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने एक प्रॉपर्टी बेची है मई 2022 में, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हमने बेची है मई 2022 में, जिसकी सेल कंसिडरेशन है 50 लाख रुपए। एक एग्जांपल के तौर पे हम 50 लाख रुपए ले लेते हैं। उसके बाद इस पे जो हमने इनिशियली जब खरीदा होगा, जब भी हमने 5 साल या 4 साल जब भी खरीदा होगा, तो उसकी एक कॉस्ट होगी, जब जो भी कॉस्ट होगी, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 10 लाख रुपए का, तो उस 10 लाख की जो वैल्यू आज होगी उसको हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहते हैं। तो उसे हम मल्टीप्लाई करके जो भी होगी, फॉर एग्जांपल 30 लाख रुपए निकली, तो जो जैसे हमने 50 में से हमने 30 तो हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही घटा दी, तो हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, क्योंकि ये 2 साल से ऊपर हो गया, मैंने एग्जांपल लिया 4 साल या 5 साल पहले जब भी लिया होगा, तो वो 20 लाख रुपए हमारा कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब इस पर टैक्स के हमारे 2 बेसिक वो हो जाएंगे। अगर हमने कुछ और हमारी इनकम नहीं है, कोई भी हमारा सेविंग का बैंक का इंटरेस्ट नहीं है, या कोई सैलरी है, हम कोई बिजनेस नहीं करते, तो हमें एक बेसिक एग्जम्पशन मिल जाएगी, एक नॉर्मल आम व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए की मिलती है। तो 20 लाख में से हमने 2.5 लाख रुपए घटा के 17.5 लाख रुपए में हमें टैक्स करना पड़ेगा, जो स्लैब वाइज है हमारा। अगर हमें जो हम बेसिक एग्जम्पशन नहीं, मतलब हमारी अपनी सैलरी है, हमारे कोई बिजनेस है, या हमारी कोई और इनकम है, जैसे सेविंग बैंक इनकम हो गई, कोई भी इनकम हो गई, अगर वो हमारी यूटिलाइज हो जाती है तो हमें बेसिक एग्जम्पशन नहीं मिलती, तो हमारा सीधा टैक्स 20 लाख पे हो जाएगा, जो इसका एक फ्लैट रेट है 20%। तो वो 20 लाख का 20% होके वो 4 लाख रुपए हो जाएगा, और उसके ऊपर हमारा एजुकेशन सेस 4% लगेगा। जब हम इनकम टैक्स के स्लैब की बात करते हैं तो हम देखते हैं वहां पर 5% या 20%, 30% तक का रेट होता है, यानी कैपिटल गेन की टैक्सेशन स्पेशल रेट्स पर होती है। यस सर, कैपिटल गेन की टैक्सेशन स्पेशल रेट्स पे ही होती है जी, और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में वो 20% है। यस सर। एग्जाम्पल में 4 लाख की टैक्स लायबिलिटी लग रही है, तो यहाँ पर जया, अब ऑप्शंस क्या क्या हैं टैक्स प्लानिंग को लेकर एसएससी के पास? सर, एक आम व्यक्ति टैक्स प्लानिंग करने के लिए 2 ऑप्शंस चूज कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961, देयर सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54 EC। सेक्शन 54 जो हमें बताता है कि अगर हमारा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से, उसको बेचने से कुछ भी फायदा होता है, तो हम एक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे, अभी मई 22 चल रहा है, अगर हम विद इन 2 ईयर्स मई 24 तक कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो हम ये कैपिटल गेन टैक्स देने से बच सकते हैं अभी के लिए। एंड देन अगर हमें पिछले साल, मतलब पिछले 1 साल जो बीत गया, उसमें भी अगर हम कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो भी हम टैक्स बचा सकते हैं। और अगर हम कोई प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब हम उसको मतलब बनी हुई नहीं खरीद रहे, बट हम उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को, तो हमें 3 साल का समय मिलता है कि हम इस टैक्स को बचा सकते हैं। अदरवाइज हम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, जब तक हम कोई हाउस परचेज नहीं करते या फिर कोई हाउस कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते, तो हम उसको उसमें रख सकते हैं। ठीक, शिवम, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा कि 4 लाख की टैक्स लायबिलिटी बन रही है, 50 लाख रुपए की सेल कंसिडरेशन, 30 लाख रुपए का हमने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसमें से माइनस किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था क्योंकि 2 साल से ऊपर की अवधि होल्डिंग पीरियड थी, और अगर कोई बेसिक एग्जेम्पशन नहीं है अनयूटिलाइज्ड, तो उस 20 लाख के ऊपर 20% 4% सेस। तो एक ऑप्शन क्या शिवम ये भी है कि एसएससी टैक्स प्लानिंग ना करे, उसे अगर लिक्विडिटी की जरूरत है तो वो टैक्स ही दे दे? जी सर, बिल्कुल। वो ये निर्णय कब ले सकता है? सर, एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, जब उसके पास कैश है वो ये निर्णय ले सकता है, जब वो अपनी टैक्स प्लानिंग या टैक्स प्लानर से डिस्कस कर रहा है ये सब चीजें। सर, अगर हमारे पास ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी है, जैसे कई लोगों के पास एक से ज्यादा घर होते हैं, तो उस केस में उन्हें जरूरत नहीं है दूसरी नई हाउस प्रॉपर्टी लेने का, तो इस केस में वो लिक्विडिटी को मेंटेन करते हुए टैक्स पे कर दे, और जो बाकी पैसा है वो कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको गेन पे टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप बचाना चाहते हैं तो फिर आपको न्यू हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी।
जी, यानी असेसी के पास 3 ऑप्शन हो गए। एक, या तो वो 4 लाख रुपए का टैक्स दे दे, क्योंकि जैसा आपने कहा उसके पास ऑलरेडी एक हाउस प्रॉपर्टी है, उसको कोई नई हाउस प्रॉपर्टी लेने की आवश्यकता नहीं है, या फिर उसको लिक्विडिटी की दरकार है। और अगर वो चाहे तो उसके पास सेक्शन 54 और सेक्शन 54 EC 2 ऑप्शंस हैं। इस स्लाइड में उजाला हम सेक्शन 54 FB देख रहे हैं। ये ऑप्शन है उसके पास, या ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए नहीं है? सर 54F का ऑप्शन हमें तब मिलता है जब हम कोई भी एसेट ट्रांसफर करते हैं अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हम घर बेच के या तो नया घर ले रहे हैं या तो फिर हम उस पैसे को अपने पास रख रहे हैं। तो इस केस में क्या है कि जो हमारी एसेट ट्रांसफर हुई है वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे हैं हमारे केस में जो है जो एसेट ट्रांसफर है वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, तो 54F जो है इस दायरे से बाहर हो जाता है क्योंकि हम इसमें बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ये जो दर्शक नोट करें कि जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, जब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, सेक्शन 54 या सेक्शन 54 EC। सेक्शन 54F हमारे आज के इस केस में जहां रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हम बेच रहे हैं एप्लीकेबल नहीं है। तो आइए सेक्शन 54 और 54 EC थोड़ा और बेहतर समझते हैं। जय ने हमें सेक्शन 54 के बारे में बताया था, और तब ईशान कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की बात हुई थी। हम देख सकते हैं कि CGS एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 54 में यस है और सेक्शन 54 EC में नो है। तो थोड़ा सरलता से समझाइए सबसे पहले ईशान कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम क्या होती है। सर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, जैसे जब हमारा जो लॉन्ग टर्म गेन आया, जो भी हमने बेच के आया 20 लाख रुपए, तो उसके लिए हमें वो पैसे हम खुद अपने अकाउंट में तो ऐसे रख नहीं सकते, क्योंकि अगर हमें उसे यूटिलाइज करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years, या अगर हमें अपना घर बनाना है 3 साल के अंदर, जैसे मई 2022 है, या उसे हमें मई 2024 तक करना है अगर हमें घर खरीदना है, और अगर हम घर बनाएंगे तो मई 2025 तक है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम किसी भी अकाउंट में रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें बैंक जाके एक स्पेसिफाइड बैंक अकाउंट होता है जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के नाम से होता है, उसमें जाके हमें ये पैसा डिपॉजिट कराना पड़ेगा कि जब भी जो भी सेल प्रोसीड्स है हमारी गेन की, वो हम डिपॉजिट करा देंगे, और जब हम उसे यूटिलाइज करना चाहते हैं हम उसे निकाल सकते हैं। बट अगर हमें से बेनिफिट चाहिए तो फॉर एग्जांपल हमने आज मई 2022 में घर बेचा, जो ये फाइनेंशियल ईयर है हमारा 31 मार्च 2023 को खत्म होगा, तो ये पैसा हमें 31 जुलाई 2023 तक जमा कराना पड़ेगा, जो ड्यू डेट है हमारी ITR फाइल करने की। तो जब तक हम इसे जमा कराना पड़ेगा, वरना हमें इसका फायदा नहीं मिलेगा। जी, यानी असेसिस को समझना पड़ेगा कि ITR की ड्यू डेट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, और एक फायदा ड्यू डेट का ये भी है कि आप समय से, यदि आपकी कैपिटल गेन की टैक्स प्लानिंग है तो उसका भी निर्णय आप ले लें। शिवम, कितना आसान होता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के तहत ये अकाउंट खुलवाना? आई थिंक सर देयर आर अ फ्यू फॉर्मेलिटीज जो हमें करनी होती है। फॉर एग्जांपल गोइंग टू द बैंक एंड आस्किंग फॉर द रेट्स, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस से हमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब हमें फुलफिल करनी होती है। जी, और ईशान, अगर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में मान लीजिए यहाँ पे अमाउंट मूव करना है, तो जो 20 लाख का कैपिटल गेन है उसे करना है, या जो सेल प्रोसीड आई है 50 लाख की उसे? जो हमारा 20 लाख का कैपिटल गेन है उसे हमें करना है। और अगर अमाउंट हमने ट्रांसफर किया तो क्या उस पर इंटरेस्ट मिलेगा? सर कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट, मतलब पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, बट वो बैंक टू बैंक रेट डिफर करता है। तो यहाँ पर हमने सेक्शन 54 तो जाना, जो टैक्स प्लानिंग का दूसरा विकल्प है सेक्शन 54 EC। प्रखर, ये समझाइए सेक्शन 54 EC में क्या टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं? सर 54 EC में जैसे कि अब देखिए हमने 54 में देखा कि हमने जो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन कमाया उसको हमने या तो घर खरीद लिया या फिर घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया, या फिर अगर मैं दोनों नहीं कर पाया तो मैंने कैपिटल गेन अकाउंट में अकाउंट स्कीम के तहत एक अकाउंट बनाकर उसमें डाल दिया। बट 54 EC जो होता है उसमें होता है कि हम अगर अपना कैपिटल गेन, अगर हमें घर नहीं खरीदना तो हम कुछ स्पेसिफाइड बॉन्ड्स हैं, जैसे कि REC के, रेलवे इलेक्ट्रिक रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन के, तो कुछ स्पेसिफाइड बॉन्ड्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हैं, उसमें हम अपना पैसा पार्क कर सकते हैं।
बट इसमें चुनौती यही है कि जैसे कि घर खरीदने के लिए या घर बनवाने के लिए हमें अलग अलग समय सीमा दी जाती है, जैसे कि 2 साल या 3 साल, जैसा कि जया जी ने बताया। बट इसमें हमारे पास समय सिर्फ 6 महीने का होता है, 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, मतलब सेल की तारीख से 6 महीने। जैसे कि अगर मई 2022 में हमने अपनी प्रॉपर्टी बेची, तो हमें वहां से 6 महीना मतलब नवंबर तक हमें इन बॉन्ड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देना है। अब क्योंकि हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, तो हमें अलग से फिर और हमें टाइम भी इसमें कम मिल रहा है, तो हमें इसलिए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का बेनिफिट इसमें नहीं मिल रहा है। अगर कहीं कैपिटल गेन हुआ है एसएससी को, जैसे एग्जांपल में हमने देखा 20 लाख का, तो वो कैसे तय करे? वो 54 सेक्शन के तहत बेनिफिट ले, 54 ईसी में जाए? ज्यादातर लोग क्या चूज करते हैं? सर ज्यादातर लोग जो है वो 54 सेक्शन को चूज करते हैं, क्योंकि ये आज रियल एस्टेट में लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं ज्यादातर। जैसे हम इसमें हाउस प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं 54 में। अगर हम 54 ईसी में जाएं तो हमारा जो स्कोप है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हमें कुछ चुनिंदा बॉन्ड ही खरीदने होते हैं, जैसे कि NHAI के बॉन्ड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसमें एसएससी ज्यादातर डील नहीं करते हैं, तो वो इससे थोड़ा बचना चाहते हैं। और एक और चीज है यहाँ पे नोट करने वाली, कि इन बॉन्ड्स को हमें एटलीस्ट 5 ईयर्स तक अपने पास रखना होता है, तो इनका लॉक इन पीरियड है वो लंबा है। उससे पहले अगर हम इसे ट्रांसफर करते हैं तो हमारा जो कैपिटल गेन एग्जाम हुआ था वो दोबारा से टैक्सेबल हो जाता है। तो ये लॉक इन पीरियड ज्यादा होने के कारण हो सकता है कि शायद ये पहली प्राथमिकता ना हो। तो आप ये कह रहे हैं बिटवीन द टू ऑप्शन सेक्शन 54 में एक और घर बनाना ही बेहतर रहेगा। एक और अमेंडमेंट जो पीछे आई ईशान, कि पहले ये होता था कि आपने एक घर बेचा, उस पे कैपिटल गेन आया, आपने एक और घर बना लिया। लेकिन पीछे हमने देखा एक अमेंडमेंट में कि आप 2 घर भी खरीद सकते हैं। तो क्या ये अलाउड है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज? सर जो पीछे अमेंडमेंट आई थी जो सरकार ने दी थी, उसमें यही था कि मैक्सिमम आप 2 घर ले सकते हो, उससे ज्यादा घर लोग नहीं रख सकते हैं। जैसे आपका एक बेच दिया आपका या कहीं और शिफ्ट हो गए आप, तो इसलिए वो 2 घर की उन्होंने दी थी। जी बिल्कुल। और इसलिए आप देखिए एग्जेम्पशन यहाँ पर जो कॉलम है सेक्शन 54 में लिखा है, LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैन बी सेव्ड बाय री इन्वेस्टिंग द गेन्स इन मैक्सिमम ऑफ 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। और 54 EC में आप देखें तो LTCG टैक्स कैन बी सेव्ड बाय इन्वेस्टिंग इन स्पेसिफाइड बॉन्ड्स। लेकिन अवधि अगर आप देखें तो बॉन्ड्स में अवधि है विद इन 6 मंथ्स। जैसा प्रखर ने बताया, अगर मई 2022 में सेल हुई है तो 6 महीने जोड़ दीजिए, नवंबर तक आपको इस बॉन्ड्स पे रखना होगा। लेकिन जैसा उजाला ने कहा कि कहीं ना कहीं एक ये फैक्टर भी ध्यान रखिए कि लॉक इन पीरियड क्या है। अगर बॉन्ड्स का लॉक इन पीरियड 5-1 साल है तो आप तब तक उसको बांध देते हैं। तो उजाला, अगर बॉन्ड्स 5 साल के लिए हैं, इसका मतलब 5 साल बाद पैसा मुझे वापस मिलेगा। 5 साल तक ये मेरा पैसा बंद गया, तब मैं अगर चाहूं भी बीच में तो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। जी सर, अगर आप वैसे तो खरीद सकते हैं, लेकिन वही है कि आपका जो पिछला एग्जाम्पशन आपको मिली थी वो आपकी विड्रॉ हो जाएगी। और जो बॉन्ड्स है उसका ये फायदा है कि आपको बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, फिर 5 साल तक आप इंटरेस्ट इनकम ऑन करिए और उसके बाद फिर ट्रांसफर कर दीजिए। पर ईशान, जो इंटरेस्ट 20 लाख अगर मैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रखता हूं, या जो इंटरेस्ट मुझे बॉन्ड्स में मिलता है, ज्यादा इंटरेस्ट कहां मिलता है? सर ज्यादा इंटरेस्ट हमें बॉन्ड्स में ही मिलेगा, बट वो है कि उसमें एक लॉक इन पीरियड है, आपकी लिक्विडिटी जल्दी नहीं आती है, तो इसलिए लोग प्रेफर नहीं करते उसे इतना ज्यादा। जी, तो चलते चलते आप सभी से मैं चाहूंगा कि आज का जो हमारा विषय था, इस पर आप क्या टिप्स देंगे एक एवरेज इंडिविजुअल एसएससी को? कैपिटल गेन्स ऑन सेलिंग अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, क्या डूज एंड डोंट्स हैं? शिवम, आपसे शुरू करते हैं। पर आई थिंक सबसे पहले तो एक टैक्स प्लानिंग बहुत जरूरी है इसमें। सबसे पहले अपने सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट करें, ड्यू एनालिसिस करें, आपकी ज़रूरत क्या है और उस ज़रूरत के हिसाब से आपकी कौन सा ऑप्शन आपको बेस्ट सूटेड है। तो एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही अपना जो भी डिसीजन है वो लिया जाए। इफ लिक्विडिटी इज रिक्वायर्ड, कैश इन हैंड इज रिक्वायर्ड, तो आप ऑप्शन 1 के साथ जा सकते हैं, डायरेक्टली टैक्स पे कर सकते हैं। इफ यू हैव द मनी, इफ यू हैव अदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो आप इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी जा सकते हैं फॉर अ फ्यूचर डेट, राइट? एंड like that you have other options as well. So tax planning I think is very necessary. जी, तो शिवम ने जैसा कहा कि
कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन देखना चाहिए, इंडिविजुअल से इंडिविजुअल, कोई एक मैजिक फॉर्मूला नहीं है। तो आप अपनी जरूरत देखें और उसके अनुसार निर्णय लें। जया? सर, जैसा कि शिवम ने कहा कि मतलब ये हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लाइक किसी को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, लॉक इन पीरियड, उनको इतने लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है तो वो बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और किसी आम आदमी को जैसे कि लिक्विडिटी की जरूरत है, उसके घर में कोई फंक्शन है, लाइक वेडिंग्स है, कोई बड़ी प्रोसीडिंग्स जो भी होने वाले, प्रोसेशंस होने वाले हैं, तो उन केस में आम आदमी सोचेगा कि हम एक घर ही ले लें। अगर उसके पास घर नहीं है तो ये कस्टमाइज है, पर्सन टू पर्सन ही डिपेंड करता है। सर, इस विषय में मैं यही कहना चाहूंगा कि असेसी को अपने पास उसके पास जो समय सीमा उपलब्ध है हर सेक्शन में, उसको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब जैसे 54 में टाइम लिमिट इज ऑफ 2 years और 3 years डिपेंडिंग ऑन द केस। देन 54 EC में द टाइम लिमिट इज ऑफ 6 months ओनली। तो उसको अपनी टाइम लिमिट और लॉक इन पीरियड्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपनी जरूरतों का आकलन करते समय। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो डेडलाइंस हैं ये कानूनी डेडलाइंस हैं इनकम टैक्स एक्ट 61 के तहत, और यदि आप उसी अवधि में कदम उठाते हैं तो ही आपको टैक्स की रियायत मिलती है, और उसका पालन बहुत जरूरी है। ईशान? सो मेरे हिसाब से भी ये है कि ये कस्टमाइज्ड एक चीज है, सबके अपने जरूरत के हिसाब से। किसी को हो सकता है पैसे हो तो वो टैक्स दे दे, किसी को हो सकता है पैसे नहीं है, मतलब वो टैक्स नहीं देना चाहता इतना, तो वो घर खरीद सकते हैं। तो जो हमारी ये ड्यू डेट्स हम लोग कहते हैं, ये बहुत जरूरी है। जैसे हमारे मेरे फ्रेंड प्रखर ने बोला है कि ये 2 साल 3 साल का पीरियड या 6 महीने, क्या होता है कि आदमी खरीद लेता है बट उसे इसकी जानकारी नहीं होती है, तो वो समय सीमा की तरह काम नहीं कर पाता। वो या तो छोड़ देता है समय को, जो बॉन्ड्स में कई लोग नहीं कर पाते इन्वेस्ट, उन्हें पता चलता है कि 6 महीने का अवधि है या एक इतना अमाउंट हमें देना है, तो वो चीजें नहीं पता होती। तो इसलिए जब भी आदमी घर बेचे तो या तो किसी से सलाह ले पहले की, मतलब या तो वो पूरा खुद पढ़ ले कि कैसे क्या होगा, उसके जितना भी पैसा वो कमाएगा ऐसा ना हो कि उसको नुकसान हो, इसीलिए। जी, या फिर हमारा ये वीडियो देख ले। उजाला, चलते चलते क्या कहेंगी? सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे बाकी साथी ने बहुत अच्छी सलाह दी है, इन सारी सलाह को माने। और एक एडिशनल मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अपनी ITR फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले उस अकाउंट को खुलवा लें, ताकि आपको जो लाभ है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि क्यों आयकर विवरणी, इनकम टैक्स रिटर्न को समय सीमा में ही डाल देना चाहिए, क्योंकि उससे जुड़े बहुत से लाभ हैं जो असेसी तक पहुंचते हैं। आज कार्यक्रम में आके हमें बताने के लिए कि अगर कोई रिहायशी घर बेचता है तो वो किस तरह से टैक्स प्लानिंग कर सकता है, आप सभी युवा साथियों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, everybody. थैंक यू।